नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक पहले इंडियन एक्सप्रेस का सी लेन्स को सिक्योर करने से संबंधित विजय गोखले का आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का पीएम केयर फंड में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी लेन्स की सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल विजय गोखले के द्वारा लिखा गया है, जो कि कुछ ही दिनों पहले फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। देखो, अभी हमारा और मीडिया का पूरा ध्यान लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन ओशन में और आसपास के सीज में चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाइना इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। 2018 में भी और 2019 में भी चाइना के जो साइंटिफिक वेसल्स हैं उन्होंने हमारे पानी में हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, देखो इंडिया के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसके अंदर चाइना के साइंटिफिक वेसल्स की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया गया है। चाइना वैसे कहता है हमारे जो ये रिसर्च वेसल्स रिसर्च कर रहे हैं इससे पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा होगा। बट देखो, इंडिया का कानून साफ तौर पे ये कहता है अगर कोई फॉरेन रिसर्च वेसल्स हमारे पानी में एंटर करता है तो परमिशन लेना ज़रूरी है, लेकिन चाइना के वेसल्स ने कोई परमिशन नहीं ली थी। प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें देखो ये बताता है कि चाइना किस प्रकार से अपने इन रिसर्च वेसल्स का इस्तेमाल करता है ओशियनोग्राफिक डेटा को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उस डेटा का मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। समझ गए? मतलब चाइना अपने रिसर्च वेसल्स की सहायता से ये जो एक्टिविटीज़ करता है ना रिसर्च के नाम पर, इससे चाइना ऐसा डेटा इकट्ठा करता है जिसे मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और चाइना की ये एक्टिविटीज़ एकदम से कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं आप एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हो। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच चाइना ने इस प्रकार के 25 मैरीटाइम सर्वे मिशंस को डिप्लॉय किया इंडो पैसिफिक रीजन में। जबकि देखो ये सारे जो देश हैं यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिलीपींस, इन सब देशों ने मिल के भी इतने ज़्यादा साइंटिफिक मिशंस को डिप्लॉय नहीं किया इंडो पैसिफिक रीजन में। वैसे देखो, इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने कंसर्न्स जाहिर किए थे एक चाइनीज़ रिसर्च वेसल जिसका नाम है सियांग यंग होंग नंबर 1। इस रिसर्च वेसल के द्वारा अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा रहा था मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और क्रिसमस आइलैंड के बीच। एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है और ये है क्रिसमस आइलैंड। ये क्रिसमस आइलैंड है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड है। तो दोनों के बीच जो इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पर चाइना के इस रिसर्च वेसल के द्वारा एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जा रही थी, नाम के तौर पर रिसर्च संबंधित। बट ऑस्ट्रेलिया का आरोप ये है ऑस्ट्रेलिया से साउथ चाइना सी के जो सबमरीन रूट्स हैं उन पर भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा था चाइना के इस रिसर्च वेसल के द्वारा। और यही रिसर्च वेसल पिछले साल अप्रैल मई में अंडमान सी के साउथ में अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहा था। इवन देखो, कंबोडिया के जो अपोजिशन लीडर हैं सैम रैनसे, इनके अनुसार चाइना के द्वारा एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया जाता है, पैटर्न ऑफ डिनाइल एंड ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन का मतलब होता है ओपेकनेस, मतलब कोई चीज़ क्लियर ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लद्दाख में चाइना की फोर्सेस आगे आ गई, चाइना डिनाई करेगा नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी पहले एलएसी क्या थी बाद में क्या होगी, लेकिन धीरे धीरे चाइना अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करता जाएगा। कंबोडिया के ओपोजिशन लीडर ये बोलते हैं जैसे साउथ चाइना सी में जो स्प्रेटली आइलैंड्स हैं, आप ये लोकेशन देखिए, यहाँ पर चाइना ने अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर लिए हैं। पहले जब आसपास के देश विरोध जताया करते थे तो चाइना मना किया करता था, नहीं हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इन आइलैंड्स पर मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने का, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा
क्लैरिटी नहीं थी इस इशू पर, लेकिन बाद में चाइना ने एकदम से डिक्लेयर तो किया ही नहीं, लेकिन अब सारे जानते हैं कि चाइना के मिलिट्री बेस हैं यहाँ पर स्प्रैटली आइलैंड्स पर। यही पैटर्न अभी चाइना अलग अलग जगहों पर फॉलो कर रहा है। शुरुआत में बोला गया जिबूती में चाइना का जो बेस है, आप लोकेशन देख लीजिए, जिबूती में ये गल्फ ऑफ एडन है और ये है जिबूती, यहाँ पर चाइना का बेस है। पहले चाइना के द्वारा कहा गया ये बेस सिर्फ लॉजिस्टिक्स बेस है, लेकिन अब किसी से छुपा नहीं है, ये बेस जो है वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी नहीं है, ये एक नेवल बेस है। कंबोडिया के ओपोजिशन लीडर तो ये भी आरोप लगाते हैं, कंबोडिया का जो रिम नेवल बेस है, आप मैप देखिए, ये है कंबोडिया का रिम नेवल बेस। एक सीक्रेट डील के तहत चाइना को एक्सक्लूसिव एक्सेस दे दी गई है कंबोडिया की सरकार के द्वारा इस रिम नेवल बेस की। अगर देखो ऐसा सच है तो आप देख सकते हो कि चाइना एक और स्टेप क्लोजर आ गया है हमारे कोस्ट के। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जिसको एक्सेस किया जा सकता है चाइना की मिलिट्री के द्वारा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पोर्ट ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट, म्यांमार में क्याओप्यू पोर्ट, इसके अलावा कंबोडिया में रिम नेवल बेस। मतलब एक थ्योरी जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जिसके अनुसार इंडियन ओशन में वेरियस पोर्ट्स को एक्सेस करके चाइना इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी अब धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है। इसके अलावा देखो, बात करें चाइना के जो रिसर्च वेसल्स इंडिया के पानी में आए, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आए, क्या ये सही है या गलत है? देखो, सी लेन्स की जो कन्वेंशन है ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। जब यूएसए के रिसर्च वेसल्स हाइड्रोग्राफिकल सर्वे के लिए जाते हैं किसी देश के पानी में, तो यूएसए का कहना होता है ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है और कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। बट जब यूएसए के वेसल्स चाइना के पानी में जाते हैं तो चाइना अपने कानून का एक हवाला देता है और कहता है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बियरेबल नहीं है। बट वही चाइना दूसरे देशों के पानी में घुस जाता है बिना उनकी कंसेंट लिए और तब हवाला देता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं इससे पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। तो ये देखो, और देखो अगर ये कंबोडिया के रिम नेवल बेस की एक्सेस की बात सही साबित होती है तो चाइना के द्वारा इस इंडियन ओशन में अपने सबमरीन्स और दूसरे वेसल्स को डिप्लॉय करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चाइना और बेहतर ढंग से इंडियन ओशन में डेटा इकट्ठा कर सकेगा, सी के नीचे के डेटा। कल को देखो आवश्यकता पड़ने पर सबमरीन्स डिप्लॉय करनी पड़ती हैं तो सबमरीन्स आसानी से काम कर सकेगी उस डेटा की सहायता से इंडियन ओशन रीजन में, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है 3 तरीकों से चाइना इंडियन ओशन रीजन में डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहला तरीका, चाइना हमारे आसपास के पानी में यानी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिर से रिसर्च वेसल्स भेज सकता है। वो रिसर्च वेसल्स हो सकता है चाइना के कोस्ट गार्ड्स के द्वारा सेफ गार्डेड हो, मतलब एस्कॉर्ट प्रोवाइड हो उस रिसर्च वेसल को, और हो सकता है उस रिसर्च वेसल के आसपास फिशिंग वेसल्स भी हों। ऐसा तरीका चाइना पहले भी अपना चुका है। मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपने रिसर्च वेसल्स को भेजा गया था, चाइना का कोस्ट गार्ड उन्हें एस्कॉर्ट प्रोवाइड कर रहा था और फिशिंग वेसल्स भी साथ थे। मलेशिया ने विरोध जताया लेकिन चाइना ने उस विरोध का इग्नोर कर दिया, तवज्जो नहीं दी। दूसरा तरीका, चाइना अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे देखो, ऑस्ट्रेलिया के आसपास से डेटा इकट्ठा करने के लिए चाइना ने अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया, तो इंडियन ओशन में भी ऐसा ही किया जा सकता है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट, चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नेवल शिप्स हैं वो इनोसेंट पासेज के नाम पर हमारे आसपास के पानी में टेरिटोरियल वाटर से थोड़ा सा बाहर, टेरिटोरियल वाटर कितना होता है, मान लीजिए ये इंडिया का कोस्ट है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी होता है वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। इसके बाहर इनोसेंट पासेज के नाम पर जरूरी डेटा इकट्ठा कर सकता है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। देखो, हमारे पास
कैपेबिलिटी है, लेकिन हमारी जो वेरियस एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेशन से काम करना होगा ताकि चाइना के सबमरीन्स की या फिर नेवल वेसल्स की एक्टिविटीज़ को पहले से डिटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि अगर चाइना का कोई रिसर्च वेसल आता है तो हम कैसे रिस्पोंड करेंगे, अगर इनोसेंट पैसेज की मांग की जाती है चाइना के किसी वेसल के द्वारा तो हमारा कैसा रिस्पॉन्स होगा, और अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन को भी डिटेक्ट करने के लिए हमें हमारी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। लेकिन देखो, हमारा पूरा ध्यान अभी सिर्फ लद्दाख पर है, हमें सी लेन्स को भी सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पीएम केयर्स फंड में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में डोनेशन प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था, पीएम केयर्स फंड। इसी में ट्रांसपेरेंसी की मांग की जा रही है राइटर के द्वारा। राइटर का कहना है आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता ये फंड, होना ये चाहिए था कि इस फंड को आरटीआई के अंदर लाया जाता सरकार के द्वारा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इस फंड के बारे में वो किसी भी नागरिक के द्वारा डिमांड की जा सकती, बट सरकार ने ऐसा नहीं किया। और इस फंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं उपलब्ध है। फंड में अभी तक कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, डोनर्स के नाम क्या क्या हैं, फंड से अभी तक किस किस को पैसा दिया गया है, और बेनिफिशरीज की डिटेल भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं अभी तक $1 बिलियन का डोनेशन हासिल कर चुका है ये फंड, इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी देश की ख़राब है, काफ़ी सारे वर्कर्स की जॉब लूज हुई है, तो अभी सरकार के द्वारा जो रिलीफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं यही एकमात्र उम्मीद है ऐसे लोगों के लिए। बट उन लोगों को ये भी जानने का पूरा अधिकार है कि पब्लिक मनी जो उनके लिए एलोकेट की गई है उनको कैसे खर्च किया जा रहा है। बट सरकार ने पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर निकाल के ट्रांसपेरेंसी को एक प्रकार से अवॉइड करने की कोशिश की है। ये गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट है। ये देखो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जब भी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है सिटीजन्स गवर्नमेंट के फैसलों को स्क्रूटिनाइज कर पाते हैं, तो सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में वो ज़्यादा होता है और इससे करप्शन की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। बट जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट के डिसीजंस को स्क्रूटिनाइज करने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा होता है। देखो अभी क्राइसिस है देश में, तो सरकार के द्वारा ज़्यादा रिलीफ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो बल्कि आरटीआई का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरटीआई का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो रिलीफ प्रोग्राम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से होगी। एग्जाम्पल दिया जाता है पीडीएस सोप्स का। अगर देखो आरटीआई जैसे एक्ट्स होंगे तो आम नागरिक भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना अनाज आया किस स्टेट को और उस स्टेट ने पीडीएस सोप्स को कितना कितना अनाज दिया। इसकी सहायता से इंडिविजुअल्स पीडीएस सोप्स का पता लगा सकते हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं हमारे पास अनाज नहीं है वो दावा झूठा है। इससे किसको फायदा होगा? इससे फायदा होगा आम जनता को। इसीलिए राइटर का कहना है कि क्राइसिस की सिचुएशन में बल्कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता और भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल राइटर के द्वारा दिया जाता है। देखो दिल्ली और मुंबई में, खास करके दिल्ली में ये देखा गया कोविड-19 के पेशेंट्स को रिलेटिव एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बेड नहीं मिल पा रहा है और बाद में वो आरोप लगाते हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन ने हमें झूठ बोला, उनके पास बेड था लेकिन हमें बेड नहीं दिया गया। तो इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो सबसे ज़्यादा फायदा जनता को ही होगा। अगर हॉस्पिटल्स रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन जाहिर करते हैं पब्लिक में कि अभी फ़िलहाल हमारे पास इतने बेड हैं, इतने बेड्स ऑक्यूपाई हैं, जिनको वेरीफाई भी किया जा सके, तो हॉस्पिटल्स के द्वारा इस प्रकार से झूठ बोलना मुमकिन नहीं हो पाएगा और जनता को इससे काफ़ी फायदा होगा।
लास्ट में आर्टिकल में दो बातें और बोली जाती हैं। एक तो देखो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में साफ तौर पर बोला गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज अपने आप से पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जाहिर करेंगी, वो भी लोकल लैंग्वेज में। बट देखो पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा इस सेक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा देखो जो इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनका काम भी इस क्राइसिस की सिचुएशन में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी संबंधित जो रिक्वेस्ट आए उनका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। हाँ देखो इतना ज़रूर है कि क्राइसिस की सिचुएशन में सरकार पर बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा अगर डिले होता है तो कोई बात नहीं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। बट देखो यहाँ तो जो वेरियस इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उन्होंने लॉकडाउन की सिचुएशन में काम ही नहीं किया, मतलब किसी इश्यू पे सुनवाई ही नहीं की। जैसे उनको लगता हो कि ट्रांसपेरेंसी की जो मांग है ये इश्यू इतना बड़ा नहीं कि इस पे अर्जेंट हियरिंग हो सके। कुछ ही इंफॉर्मेशन कमीशंस थे जिन्होंने कुछ मतलब नाम मात्र के केसेस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई की। लेकिन देखो अब लॉकडाउन हट चुका है, अब वेरियस इंफॉर्मेशन कमीशंस को ट्रांसपेरेंसी संबंधित रिक्वेस्ट अगर आती हैं उनके पास तो उनका निपटारा उनके द्वारा किया जाए और सिटीजन्स गवर्नेंस में इन्वॉल्व हों, ट्रांसपेरेंसी आए गवर्नेंस में और करप्शन को कम किया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके और सरकार के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनका लाभ सभी तक पहुंच सके, लीकेजेस कम से कम हों। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने दो इश्यूज डिस्कस किए, पहला सी लेन्स को सिक्योर करने से संबंधित और दूसरा ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।